नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। अमित शाह जी ने बंगाल का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को लेकर जो नए राजनीतिक चक्रव्यूह का रचना किया, जो देखते और सुनते हुए सब लोग हैरान हो गया। क्यों भाई? देखिए, अमित शाह मतलब हमेशा तो कुछ ना कुछ वहां पर चौंकाने वाला बात होता ही है। लेकिन बंगाल में अभी अभी डबल इंजन सरकार बना है और आगे देखिए तो अमित शाह जी के लिए बहुत सारे कठिन राजनीतिक यहाँ पर चुनाव आगे आने वाला है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है जहां पर हैट्रिक का चांस है भाजपा का, जो बहुत ही कठिन इक्वेशन लग रहा है। ऊपर से पंजाब है जिसका हाल बंगाल से भी खराब है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर कभी भाजपा अकेले के दम में गवर्नमेंट बनाया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर भाजपा का अभी जो वोट परसेंटेज है, जितना एमएलए है, वहाँ से सरकार में आने के लिए जितना पापड़ बेलना पड़ेगा वो तो बहुत ही मुश्किल राह देखना पड़ रहा है। तो ये सब देखने के बाद एक ही चीज़ लग रहा था कि भाई चलो बंगाल में गवर्नमेंट हो गया, डबल इंजन सरकार है, शुभेंदु अधिकारी जी है और अमित शाह जी के चैप्टर से अभी के लिए बंगाल थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। लेकिन नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है। ऊपर से ये देखने को मिल रहा है कि बंगाल को जो ऑपरेशन बंगाल है वो अभी बस चालू हुआ है। यहाँ पर अमित शाह जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125th जो बर्थ एनिवर्सरी था, तो उसके लिए बंगाल में आए थे कुछ ही घंटों के लिए। लेकिन लेकिन सबको लगता था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो आंतरिकता दिखाना था वो तो है ही, लेकिन बंगाल का इक्वेशन में जो नए चक्रव्यूह का रचना करना है वो शुभेंदु अधिकारी जी के साथ डायरेक्ट मीटिंग करना बहुत जरूरी था। इसलिए अमित शाह जी यहाँ पर आया। कैसे वो चक्रव्यूह चालू होता है, उसका जो पहले कड़ी है वो शुरू होता है राज्यसभा का इक्वेशन से। देखिए, बंगाल में अभी जो टीएमसी इलेक्शन हारे हैं तो उनका जो एमएलए का पार्ट है वो अलग से ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में एक गुट बन गया और वो अलग से वहाँ पर है। ममता बनर्जी वहाँ पर थोड़ा उसका सिचुएशन ढीले हो गया है। जो उनका एमपीज है लोकसभा का, वहाँ पर उन्होंने एनसीपीआई ज्वाइन कर लिया और वो बाहर से इंडिया को सपोर्ट करने का बात कर रहा है। लेकिन जो राज्यसभा का एमपी है उनका इक्वेशन थोड़ा अलग चल रहा है। वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, चार चार एमपीज ने वहाँ पर रिजाइन कर दिया और सबको लग रहा था कि वो 4 एमपी जो वहाँ पर शून्य पद हुआ है उसका इलेक्शन एक ही टाइम में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले ही भाजपा ने एक लेटर डाल देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। बोलते हैं 4 नहीं, हमको 3 आसन में अभी इलेक्शन चाहिए, एक इलेक्शन अब बाद में करो। अभी ऐसे क्यों किया है? वो किया है अपने हिसाब से वो इक्वेशन निकालने के लिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्यों माना? अब क्यों माना, ये सारे चीज तो पॉलिटिकली होता ही है, वहां पर कुछ ना कुछ तो होगा ही काम। तो वो सारे सोच के कोई फायदा नहीं है। लेकिन भाजपा का जो मांग था वो इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव कर दिया और वहां पर 3 आसन का इलेक्शन करने वाला है। अब क्यों 3 आसन में यहाँ पर हो रहा है, क्यों 4 आसन नहीं हो रहा है? देखिए, वेस्ट बंगाल असेंबली में टोटल नंबर ऑफ एमएलए है 294, जिसमें से 2 सीट में शुभेंदु अधिकारी जी ने जीते थे। तो वहां पर एक में उसने रेजिग्नेशन दे दिया तो एक सीट कम हो गया। जो हुमायूं कबीर जो एजेयूपी पार्टी से है, उन्होंने 2 आसन में जीते थे, उनको भी एक आसन छोड़ना पड़ा तो 2 सीट कम हो गया। तीसरे जो है ये ममता बनर्जी का पार्टी का बिष्णुपुर का जो एमएलए है, उनको अभी तो पकड़ लिया गया है, वो अभी जेल में सर रहे हैं, तो एक वहां पर भी एमएलए कम हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ एमएलए यहाँ पर हो जाता है 291। अभी 4 आसन में यहाँ पर इलेक्शन हो जाता था तो क्या इक्वेशन होता था? वहां पर एक एक बंदे को जिताने के लिए वो 72 के आसपास 73 एमएलए का सपोर्ट चाहिए हुआ करते थे। तो अगर 73 एमएलए का सपोर्ट चाहिए हुआ करते थे तो भाजपा को वहां पर 3 एमपीज मिलते थे राज्यसभा के और एक एमपीज जो है वो ओपोनेंट के पास चले जाते थे। और वो रास्ता रुकने के लिए ही ये 3+1 इक्वेशन कर दिया। ये किसी के दिमाग में आया ही नहीं कि चलो भाई ऐसे इक्वेशन में वोट कराएंगे तो 3 नहीं 4 के 4 राज्यसभा का एमपी अभी भाजपा के पास आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? क्योंकि अभी 291 एमपीज है वहां पर। तो एक एक राज्यसभा का एमपीज को जिताने के लिए 97 वोट का जरूरत पड़ेगा। 291 टोटल एमएलए है तो 97 दो तो मिलता है भाजपा को, लेकिन भाजपा का टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 207। तो ये दोनों को जिताने के बाद उसके पास बस 15-20 ही एमएलए बचा रहता है। वो तीसरे को कैसे जिताएंगे? तीसरे को जिताएंगे क्योंकि ओपोनेंट जो है वो बिखर चुका है। कैसे?
अगर आप अच्छे से वेस्ट बंगाल का असेंबली का इक्वेशन देखो तो वहां पर कांग्रेस के 2 एमएलए है, आईएसएफ का 1 एमएलए है, एजेयूपी का 1 एमएलए है और सीपीएम का 1 एमएलए है। टीएमसी के पास 80 एमएलए थे, लेकिन उसका 1 एमएलए तो अभी जेल चले गए हैं, तो 79 एमएलए है। लेकिन वहां पर भी छेड़छाड़ हो गया। ऋतव्रत के नेतृत्व में पहले 62 एमएलए, अभी सुन रहा है कि 64 एमएलए है। तो ममता बनर्जी के साथ अभी 15 एमएलए ही बचा है, जिसमें से 4 या 5 एमएलए ऑफिशियली बचा है, बाकी लोग अपना जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं कर रहे। तो यहां पर अगर ऋतव्रत के पास 64 एमएलए है और ये बाहर से बाकी जो है 5 एमएलए सीपीएम, कांग्रेस, आईएसएफ और एजेयूपी मिला के आप देख लेते हो तो 5 एमएलए वहां से आ जाता है। तो कुल मिला के उसका हो जाता है 64 + 5 69 एमएलए। और फिर अगर उसको 69 नंबर में पहुंच जाता है, जीतने के लिए 73 नंबर चाहिए एमएलए, तो 4 एमएलए का सपोर्ट तो कहीं ना कहीं से उसको मिल ही जाता था। उसको ये जो ममता वाला ग्रुप है उसके किसी के साथ बातचीत करके 4 एमएलए निकाल लेते तो आराम से वो ऋतव्रत का 1 एमपी राज्यसभा में बन जाते थे। लेकिन अब अभी ये 3 बनने के लिए उसको 97 नंबर रीच करना है, जो किसी भी हालत में सारे सब लोग एक साथ हो जाएंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए 3+1 हो गया है। मतलब वेस्ट बंगाल में जो 4 सीट राज्यसभा का खाली हुआ है वो अभी तो 3 एमपीज मिलेगा, 3 ही भाजपा का होने वाला है, और जो 4th वाला एमपीज है वो भी भाजपा का होने वाला है। तो मतलब राज्यसभा में और 4 एमपीज अभी भाजपा के लिए आने वाला है। तो इतना कुछ हो सकता है, राज्यसभा से ऐसी इक्वेशन निकल सकता है, ये अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी छोड़ के किसी के दिमाग में नहीं आना चाहिए था। दूसरी एक बात है, अब देखो यहाँ पर राज्यसभा का वोटिंग होता है तो बहुत सारे क्रॉस वोटिंग का हम बात सुनते हैं, हालांकि वो भाजपा के लिए मैक्सिमम टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर अगर ममता बनर्जी वो अगर ठीक सलामत रहते थे तो कहीं ना कहीं से वो भी कोशिश करते थे कि भाई चलो मेरे पास तो भी बहुत पैसा है, मैं थोड़ा तोड़फोड़ करने का कोशिश करूंगा और भाजपा को एक मैसेज देना है। और ये जो कांग्रेस बोलो, सीपीएम बोलो, जो बेसिकली इंडिया अलायंस का इसका पार्टनर है, वो लोग भी ये सारे चीज में उनको मदद करता था। लेकिन यहां पर आप अमित शाह जी का खेल देखो, ये ममता बनर्जी को ऐसे ही अपना चक्रव्यूह में फंसा लिया कि अभिषेक बनर्जी कब जेल जाएंगे, ममता बनर्जी का पार्टी का प्रतीक और फंड उसके पास रहेंगे या नहीं रहेंगे, ममता बनर्जी के नाम में कोई इन्वेस्टिगेशन चालू होगा कि नहीं होगा, ये सारे चीज चालू कर दिया। तो मतलब ममता बनर्जी अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए पूरा बिजी हो गया। तो ये जो पॉलिटिकल वाला पार्ट है वहां पर देखने का उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। तो अगर ममता बनर्जी के पास ये डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होता तो शायद यहां पर उसने कुछ ना कुछ तो कोशिश किया होता। ये जो 3+1 इक्वेशन का वोट कर रहे हैं उसको भी रुकाने का कोशिश करते थे, लेकिन वो होने नहीं दिया। अब दूसरी बात यहां पर एक चीज आता है कि चलो अभी तो 3+1 हो गया है तो भाजपा को वहां पर फायदा मिलेगा, लेकिन ये जो कैंडिडेट होगा राज्यसभा का एमपी बनेंगे वो कौन होने वाला है। एक चीज तो ये सबको सुनने को मिल रहा है कि ये जो राज्यसभा से एमपीज ने रिजाइन किया उसमें से सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश बराइक वो दोनों टीएमसी छोड़ के अभी भाजपा में ज्वाइन कर सकता है और उनको ही वापस टिकट दिया जाएगा राज्यसभा में। ऐसे सच में होगा क्या? ऐसे होने का चांसेस है नहीं है ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि अमित शाह जी जब कोलकाता पहुंचता है तो ये सुखेंदु शेखर राय पहुंच जाता है अमित शाह जी से मीटिंग करने के लिए। दोनों ही बोलते हैं कि भाई ये सौजन्य के लिए मीटिंग हमने किया है, किंतु लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसे थोड़ी होता है, कुछ ना कुछ तो इक्वेशन वहां पर काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत की एक बात यह है, जो भाजपा का स्टैंड है, भाजपा का जो स्टेट कमेटी बोल रहा है, यहाँ का जो प्रदेश सभापति समीक भट्टाचार्य जी बोल रहा है, वो बोल रहा है कि उनके वर्कर बोलो, उनके सपोर्टर बोलो, कोई नहीं चाहता है कि टीएमसी का एक भी बंदा यहाँ पर भाजपा में शामिल हो जाए। अभी कुछ भी इक्वेशन के लिए सच में अगर ये सुखेंदु शेखर राय या प्रकाश बराइक को यहाँ पर टिकट दिया जाते हैं तो उसके मतलब भाजपा का जो लॉक गेट है वो क्या खुल जाएगा, और उसके बाद बाकी इनका जो एमएलएज है, बाकी इनका जो पंचायत मेंबर्स है, बाकी इनका जो कॉरपोरेटर्स है, इनका जो वर्कर्स है, इसका जो छोटे मोटे नेता है, सब लोग तो सेम इक्वेशन में फिर भाजपा में शामिल होने का कोशिश करेंगे। अगर सच में ऐसे हो जाता है फिर भाजपा का जो वोट बैंक है उसको लेकर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा, क्योंकि ये लोग तृणमूल का जो करप्शन था उसके अगेंस्ट वोट दिया। तृणमूल मतलब चोर है ये टैगलाइन में बिलीव करके वोट दिया था।
अभी सत्ता में आने के बाद उसको ही वॉशिंग मशीन के धुल के अगर सच में भाजपा में शामिल किया जाता है तो उसके मतलब जो जनता, जो आम जनता, जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स नहीं करता है, वो अगले चुनाव में क्या सच में भाजपा को वोट देंगे? वो तो गुस्से हो जाएंगे। और ये सब लेके जब चर्चा चल रहा था तब अमित शाह जी पहुंच जाता है बंगाल का सबसे बड़ा जो सुपरस्टार है प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय के पास। ये प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय कुछ ही दिन पहले उसको पद्मश्री मिला था और वो अवार्ड मिलने के टाइम उन्होंने अमित शाह जी से मीटिंग किया और बोला जब आप कोलकाता होगे, बंगाल आओगे, ज़रूर मेरे घर आना। तो अमित शाह जी को जो बोलना है कि भाई मैं उसके हिसाब से ही आया था, ये भी सौजन्य का मीटिंग है। लेकिन सच में क्या बंगाल में जो पॉलिटिक्स जैसे सिचुएशन में चलता है ऐसे सौजन्य मीटिंग ऐसे ऐसे ही हो जाता है? इसके पहले ऐसे ही एक सौजन्य का मीटिंग करने के लिए अमित शाह जी पहुंच गए थे सौरभ गांगुली के घर इलेक्शन के पहले। तब भी चर्चा शुरू हो गया था क्या सौरभ गांगुली भाजपा में शामिल हो रहा है? तो सेम चर्चा शुरू हो गया ये प्रसेनजीत चट्टोपाध्याय को लेकर। और ये सब लेकर भी यहाँ पर बहुत गुस्से में है यहाँ का जनता, क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा यही टैक्टिक्स लेते थे। उनके पार्टी में जब द्वंद्व होते थे, जब फाइट होते थे, जब इंटरनल टसल बहुत बढ़ जाते थे, तब ऐसे ही जो यहाँ का टॉलीगंज इंडस्ट्री है, जो एक्टर एक्ट्रेस है, उनको उठा के लाके यहाँ पर एमएलए एमपी बना देते थे, क्योंकि वो टसल आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये लोग एमएलए एमपी बनने के बाद जनता का सेवा करने के लिए जो काम होता है, जो राजनीतिक काम होता है, वो सारे भूल जाते थे। तो जनता जनार्दन इस लेकर बहुत नाराज है। अगर सेम स्ट्रैटेजी यहां पर अपनाते हैं भाजपा भी तो लोग उसमें भी नाखुश है। तो ये सब लेके जब चर्चा हो रहा है तब दूसरे एक बात भी हो रहा है। भाजपा ने जब पहले बार राज्यसभा में कोई एमपी भेजने का मौका आया बंगाल से तो उन्होंने नॉर्थ बंगाल को प्रायोरिटी दिया था। वहां से अनंत महाराज जी को वहां पर भेजा था राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत सारे राजवंशी लोगों का सपोर्ट है और ये राजवंशी नॉर्थ बंगाल में एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अनंत महाराज को वहां पर भेजने के बाद उनके साथ भाजपा का डिस्टेंस का स्टोरी बार बार मीडिया में आते हैं। यह भी सुनाई देता है कि वो ममता बनर्जी के नजदीक जाते हुए दिख रहे हैं और अगर सच में भाजपा इस बार नहीं जीतते तो शायद अनंत महाराज टीएमसी ज्वाइन कर जाते थे। तो ये लेके नॉर्थ बंगाल का और कोई चांस नहीं लिया। अपना जो पुराना सैनिक है, सोल्जर है, समीक भट्टाचार्य जी और राहुल सिन्हा जी, दोनों को राज्यसभा में भेजा है, लेकिन दोनों ही है साउथ बंगाल से। तो इस बार अगर 3 आसन खाली होता है तो वहां से नॉर्थ बंगाल का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये सारी इक्वेशन हो रहा है। तो इसके मतलब यहां पर 3 आसन जीतने का चांसेस है, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा वो सारे लेकर इंटरनल पॉलिटिक्स भाजपा में बहुत ज्यादा चल रहा है। और इसके लिए अमित शाह जी यहां पर आके देता है मास्टर स्ट्रोक। शुभेंदु अधिकारी जी का हाथ वो खोल देता है। शुभेंदु अधिकारी के लिए भरपूर प्रशंसा आते हैं अमित शाह जी के मुंह से। क्यों इतना प्रशंसा आता है? क्योंकि देखिए यहां पर शुभेंदु अधिकारी जी को हर जिला का नहीं, हर ब्लॉक का इक्वेशन मालूम है। वो जब टीएमसी में हुआ करते थे तब ममता बनर्जी जब क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाती थी तब ये शुभेंदु अधिकारी जी को बोलते थे कि जाओ भाई वहां पर जाके ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करके आओ। और शुभेंदु अधिकारी जी ऐसे करते थे। तो ये करते करते पूरा बंगाल वो एकदम अपने हाथ की तरफ जानते हैं और भाजपा के आने के बाद भी वही इक्वेशन करते हैं। लोग तो ये भी बोलता है कि शुभेंदु अधिकारी अगर अपने साथ 10 लोगों को लेके आते हैं तो 50 लोग ओपोनेंट में रख देता है और इसलिए शुभेंदु अधिकारी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसलिए क्या शुभेंदु अधिकारी के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए शुभेंदु अधिकारी जी का इतना प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ दिन बाद ही यहाँ पर सांगठनिक जो चेंज है वो देखने को मिलेगा। एकदम ग्रास रूट लेवल से शुरू करके स्टेट लेवल तक बहुत बड़ा चेंजेस होगा। अभी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो चेंजेस होगा, इसका बहुत अहम भूमिका रहेगा, क्योंकि भाजपा ने हर जगह पे अभी तो जीता नहीं, ऊपर से जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है, जो पंचायत है, जो लोकल लेवल में काम करेगा, लोगों को परिसेवा देगा, तो वो वाला काम जो करना है वहाँ पर भी भाजपा का ग्रिप नहीं है। वहाँ पर सारे टीएमसी वाले हैं अभी तक। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग काम अच्छे से नहीं करेंगे और लोगों को जो गुस्सा है वो भाजपा गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। तो ये सारी जगह में अगर टैक्टफुली काम करना है तो संगठन को काम में लगाते हुए ये सारे काम को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। और यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी का अहम भूमिका रहेगा, क्योंकि पार्टी अलग से चलेगा ये तो ठीक बात है, सरकार अलग से चलेगा ये भी ठीक बात है, लेकिन सरकार का काम अगर पार्टी ठीक से नहीं कर पाएंगे तो जब चुनाव आएंगे
तब मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए इस रद्द-बदल में शुभेंदु अधिकारी को बहुत सारे पावर पॉइंट देना है। और इसलिए क्या उसका इतना प्रशंसा किया गया है? क्योंकि देखिए, भाजपा जहां पर भी गवर्नमेंट फॉर्म करता है उसका एक बहुत ही जाने-माने फॉर्मूला है। एक सीएम बनता है और कई सारे डेप्यूटी सीएम बनते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल ऐसे एक राज्य है जहां पर बस सीएम ही बना, कोई डेप्यूटी सीएम नहीं बना। हालांकि दावेदार बहुत सारे लोग थे। क्यों? क्योंकि भाजपा को मानना है यहां पर सेकेंड कोई पावर हाउस बनाने का जरूरत ही नहीं है। अगर शुभेंदु अधिकारी को फ्री हैंड दीजिए तो वो योग्य नेतृत्व के साथ पूरा राज्य का डेवलपमेंट करेंगे, जो भाजपा का वन एंड ओनली एजेंडा है। तो इसके मतलब संगठनिक रद्द-बदल में भी क्या शुभेंदु अधिकारी का बहुत सारे इनपुट रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है, जो मेन पॉइंट में आता है वो है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शन। सारे टीएमसी का चोरों से भरपूर है और वो लोग अभी भाग रहा है, लोगों को परिषेवा नहीं मिल रहा है। तो अगले 6-8 महीने में यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत इलेक्शन होगा और वहां पर जो सीपीएम है, जो वामपंथी है, वो जी जान लगा के कोशिश करेंगे कि वहां पर क्रैकडाउन करे, मेन ऑपोजिशन का पोर्शन वो ले ले और वहां पर भाजपा को डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। भाजपा को जो गवर्नमेंट यहाँ पर चल रहा है उसको दिखाए कि वो नाकाम है और इसलिए लोगों के पास जाएंगे और वो ऑपोजिशन पॉलिटिक्स करके यहाँ पर सत्ता में आएंगे। प्लानिंग बहुत जबरदस्त है, वो सारे चीज को यहाँ पर एंटीडोट देना पड़ेगा। और इसलिए उसका ऑपरेशन क्या ये राज्यसभा का मोड से चालू होता है कि अभी से वेस्ट बंगाल से भी जितना भी चुनाव होगा वो तो फेयर इलेक्शन करना है, लेकिन टैक्टिकली अपना चाणक्य नीति से वो सारे इलेक्शन जीतना पड़ेगा। क्योंकि भाजपा अगर इलेक्शन जीतते हैं तो ये खबर नहीं होता है, खबर होता है अगर वो जीत नहीं पाता या हार जाता है। ऐसे दिखाने का कोशिश किया जाता है कि मोदी का साम्राज्य खत्म हो रहा है, भाजपा का जो दौर है वो खत्म होने वाला है। और ये देखे जो बाहर, भारत के बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो ऑपोजिशन को मिसयूज करता है और ऑपोजिशन मिसयूज होता भी है और भारत का जो इंटीग्रिटी है उसके सवाल उठा देता है, वो लोग फिर एक्टिव हो जाएंगे और जो भारत के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत डैमेजिंग होगा। अमित शाह जी के लिए अगले दिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी आ रहा है। यह भी सुनने को मिल रहा है कि शायद उसको डेप्यूटी पीएम बनाया जाएगा। अभी तो उनके पास स्वराष्ट्र मंत्रक है जिसके लिए बहुत सारी जिम्मेदारी है और वो बहुत अच्छे से निभा रहा है। वो कश्मीर का 370 हो या माओवादी का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर रहा है, लेकिन ऊपर से आगे का नेतृत्व करना है जो अगले 10 साल 15 साल भाजपा को नेशनल लेवल में आगे लेके जाएंगे। भाजपा को जो गोल्डन रन है वो कंटिन्यू करेंगे और वो सब शुरू होता है बंगाल से। बंगाल के वहां पर बहुत ही अहम भूमिका है और इसलिए बंगाल जीतना अमित शाह जी के लिए इतना इंपॉर्टेंट था। लेकिन एक बार जीत गया और भूल गया, ऐसे नहीं। बंगाल बार बार वापस अमित शाह जी के सिलेबस में आ रहा है और वो एकदम नजदीक से उसको देख के अपने हाथ से रणनीति बना के बंगाल को भाजपा के लिए मजबूत गढ़ बना रहा है। और इसलिए अमित शाह जी को ये नए भारत का नए चाणक्य को बोलते हैं। क्या बोलेंगे अमित शाह जी का और शुभेंदु अधिकारी जी का ये जो मास्टर प्लान है बंगाल को लेकर भाजपा के लिए इतना बड़ा सब कुछ करने का जो मौका वो क्रिएट कर रहा है, ये सब लेके अगर कुछ बोलना है तो जरूर कमेंट बॉक्स के कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता है बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।